नमस्कार। आज हम राजस्थान की रंग बिरंगी दुनिया में झांक रहे हैं और बात करेंगे कुछ बहुत ही दिलचस्प लोक नृत्यों की। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक श्रोता ने भेजे हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि इन नृत्यों की खासियतें समझें, ये कहाँ से आए, इनका मतलब क्या है संस्कृति में। हाँ, देखते हैं क्या कुछ पता चलता है। ये पारंपरिक कलाएं हैं तो वैसे भी बड़ी मनमोहक। तो फिर कहाँ से शुरू करें? स्रोत में सबसे पहले शायद अग्नि नृत्य का जिक्र है। हाँ, अग्नि नृत्य। लिखा है कि ये जसनाथी संप्रदाय का मशहूर नृत्य है, बीकानेर के पास कतरियासर गांव से। ये जसनाती संप्रदाय क्या है? इनका क्या खास कनेक्शन है इस नृत्य से? देखिए, जसनाथी संप्रदाय एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक पंथ है, और इनके जो अनुयायी हैं सिद्ध, वो अपने कठिन योग और तप के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। तो ये जो अग्नि नृत्य है ना, ये सिर्फ कोई नाच गाना नहीं है, ये उनकी गहरी आस्था, उनकी साधना, उसका एक प्रतीक है। और इसे करते भी यही जसनाथी सिद्ध है। तो मतलब ये एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान हुआ। स्रोत में लिखा है कि तैयारी भी बड़ी जबरदस्त होती है। 7 मन लकड़ी जलाकर एक बड़ा धुआं मतलब अग्निकुंड बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो तैयारी ही माहौल बना देती है। आप सोचिए, करीब 4 फुट चौड़ा, 3-4 फुट ऊंचा, धधकता हुआ अंगारों का ढेर। बाप रे। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी है। वो जो सिद्ध नर्तक होते हैं, वो उस कुंड के चारों तरफ खड़े होते हैं पहले। और फिर वो क्षण आता है जिसका जिक्र है। गुरु को प्रणाम करके फतेह फतेह बोलते हुए अंगारों पर चले जाते हैं और नाचते भी हैं। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में ही यकीन नहीं होता। ये सिर्फ हिम्मत दिखाने की बात है या कुछ और गहरा मतलब भी है इसका? ये हिम्मत से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे आस्था की अग्नि परीक्षा है। वो फतेह फतेह का नारा लगाते हैं ना, मतलब विजय विजय, वो दिखाता है कि उन्हें यकीन है, उनकी आस्था उन्हें बचाएगी। स्रोत में इसकी तुलना होली पे भाग खेलने जैसे कर्तव्य से की है। शायद मतलब ये कि इसमें एक उत्सव का, एक समुदाय का पहलू भी है, लेकिन असल में ये भक्ति, ध्यान और शायद जो प्रकृति की शक्तियां हैं, उन पर नियंत्रण पाने की साधना का एक चरम रूप है। सही कहा। ये दिखाता है कि इंसान अपनी आस्था के दम पर क्या कुछ कर सकता है, अपनी सीमाएं कैसे लांघ सकता है। वाकई भक्ति और हिम्मत का ऐसा संगम कमाल है। अच्छा, इस गंभीर माहौल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक अलग तरह के नृत्य की तरफ। जी स्रोत में डांडिया का जिक्र है। हाँ। मारवाड़ का मशहूर नृत्य होली के बाद होता है। हाँ, डांडिया। ये तो अग्नि नृत्य के ध्यान से बिल्कुल अलग, एकदम जश्न वाला सामूहिक नाच लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डांडिया तो है ही उत्सव और मेल मिलाप का प्रतीक। 20-25 पुरुषों की टोली, हाथों में वो लंबी डांडियां और गोल घेरे में। हाँ। ये बनावट ही दिखाती है कि पूरा समुदाय एक साथ आया है। और वो सिर्फ घूमते नहीं, डांडियां टकराते भी हैं लय के साथ। ये जो डांडियां टकराती हैं, इसका कोई खास मतलब या सिर्फ म्यूजिक के लिए? अच्छा सवाल है। देखिए, डांडियों के टकराने से जाहिर है एक जोश भरा संगीत तो बनता ही है, खासकर जब शहनाई और नगाड़े भी बज रहे हों, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ। लेकिन इससे आगे सोचें तो ये तालमेल दिखाता है, एक लय, एक साथ। जब इतने सारे लोग एक ही लय में डांडियां टकराते हैं, तो वो आपसी जुड़ाव दिखाता है, अनुशासन दिखाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये पुराने जमाने की लड़ाई की प्रैक्टिस का एक शांतिपूर्ण रूप है, पर खैर स्रोत में ऐसा कुछ नहीं है। ये दिलचस्प है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि नाच के साथ लोग ख्याल या धमाल गीत गाते हैं। उसमें अक्सर बड़ली के भेरू जी की तारीफ होती है। ये लोक ख्याल क्या चीज है और भेरू जी का जिक्र क्यों? लोक ख्याल मतलब जो पुरानी लोक कथाएं हैं ना, उनको गाने बजाने के साथ सुनाना, एक तरह की म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग कह लीजिए। अच्छा। और भैरू जी मतलब भैरव का राजस्थानी रूप, वो राजस्थान में बहुत पूजे जाते हैं, रक्षक देवता माने जाते हैं। तो होली के बाद के जश्न में उनका गुणगान शायद इसलिए कि समुदाय की रक्षा हो, सब ठीक ठाक रहे। समझ गया। तो डांडिया में आपको जश्न, संगीत, तालमेल और थोड़ी भक्ति, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, अब एक ऐसे नाच की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही गुजरात याद आता है, गरबा। लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नवरात्रि पर बहुत होता है। ये गुजरात और राजस्थान का मेल कैसे हुआ? देखिए, एक तो सीधी सी बात है, पड़ोसी इलाके हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे है, तो संस्कृति का आना जाना तो होता ही है। हाँ, ये तो है। और नवरात्रि, देवी शक्ति की पूजा का त्योहार, वो दोनों जगह ही बहुत महत्वपूर्ण है।
गरबा असल में इसी शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। स्रोत में लिखा है कि इसकी शुरुआत हुई थी एक छेद वाले मिट्टी के घड़े में दिया जलाकर, उसे सिर पे रखकर नाचते थे। और वो घड़ा गर्भगृह का प्रतीक था। ये तो बड़ा गहरा सिंबोलिज्म है। हाँ, गर्भगृह मतलब सृजन, जीवन, उर्वरता का प्रतीक, और दीपक हुआ ज्ञान का, दिव्यता का। तो शुरुआती गरबा एक तरह से जीवन और देवी शक्ति की निरंतरता का जश्न था। पहले शायद एक अकेली महिला सिर पर वो गर्भ जैसा घड़ा लेकर घूमती थी, और बाद में ये एक सामूहिक गोल नाच बन गया। अच्छा। जहां पूरा समुदाय मिलकर उस सृजन शक्ति की पूजा करता है। वो घेरा खुद ब्रह्मांड या जीवन के चक्र का प्रतीक बन जाता है। और आज का गरबा? स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ नाच नहीं रहा, उसमें रास, डांडिया, गवरी, ये सब भी मिल गया है। अच्छा, लोक जीवन की सुंदरता, नई दुल्हन के जज्बात, घर के काम, ये सब कैसे आ गया इसमें? यही तो लोक कला की खूबी है। वो जीवन के हर पहलू को अपने अंदर समेट लेती है। गरबा सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं रहा, वो समाज में अपनी बात कहने का जरिया भी बन गया। नवरात्रि का त्योहार मिलने जुलने का भी मौका होता है, तो नाच में रोजमर्रा की जिंदगी के रंग, रिश्तों की मिठास, यहाँ तक कि कामकाज के सीन भी सब धीरे धीरे जुड़ते गए। और फिर वो दीपक, कलश, मोरपंख जैसे शुभ चीजें और ताली चुटकी की लय, ये सब उसे और सुंदर बनाते हैं। ये दिखाता है कि धर्म और आम जिंदगी कैसे एक दूसरे में मिले हुए हैं। ये मेलजोल और बदलाव वाकई दिलचस्प है। अच्छा, गरबा की तरह ही एक और नाच है जो खास तौर पर महिलाओं और नवरात्रि से जुड़ा है, घुड़ला नृत्य। स्रोत बताते हैं ये जोधपुर इलाके का है। जी। इसकी क्या कहानी है? घुड़ला की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसे सिर्फ महिलाएं करती हैं, और इसका सेंटर पॉइंट है घुड़ला, यानी एक छेद वाला मटका जिसके अंदर दिया जल रहा होता है। जैसे गरबा में गर्भदीप था, वैसे यहाँ घुड़ला। महिलाएं इसे सिर पे रखकर नाचती हैं। गरबा में भी तो दिए वाले घड़े की बात थी, फिर ये घुड़ला अलग कैसे है? मतलब क्या संदेश एक ही है? समानताएं तो हैं, जैसे दिया और घड़ा और नवरात्रि का समय, लेकिन घुड़ला का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग बताया जाता है। एक कहानी है जो इसे जोधपुर के राजा राव सातल से जोड़ती है। कहते हैं उन्होंने एक सरदार घुरले खां को मारा था, जिसने कुछ महिलाओं को किडनैप कर लिया था। राजा ने उसका सिर छेद कर महिलाओं को दिया। ओहो। तब से महिलाएं उसकी हार और अपनी आज़ादी के प्रतीक के तौर पर छेद वाले मटके में दिया रखकर नाचती हैं। खैर, स्रोत में ये कहानी नहीं है, पर ये नाच साफ तौर पर औरतों की शक्ति और उत्सव का प्रतीक है। नवरात्रि में शुरू होता है और खत्म होने पर विसर्जन होता है। ये गरबा से ज्यादा क्षेत्रीय लगता है और शायद किसी खास ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ। हाँ, ये जानना जरूरी है कि एक जैसी दिखने वाली चीजों के पीछे भी अलग कहानियां हो सकती हैं। अच्छा, अभी तक हमने भक्ति, उत्सव और समुदाय वाले नृत्यों की बात की, पर स्रोत एक और तरह का जिक्र करते हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य, जैसे उदयपुर का भवाई नृत्य। व्यावसायिक से क्या मतलब है यहाँ? व्यावसायिक मतलब ये कि ये नाच कलाकारों की रोजी रोटी का जरिया भी है। भवाई कलाकार अपना हुनर दिखाकर पैसे कमाते हैं। ये सिर्फ शौक के लिए या त्योहार पर किया जाने वाला नाच नहीं है, बल्कि एक सधी हुई कला है जिसके कलाकार बहुत ट्रेंड होते हैं। और स्रोत बताते हैं कि ये अपनी अनोखी अदाओं, शरीर पर गजब के कंट्रोल और लय की वैरायटी के लिए जाना जाता है। इसमें किस तरह के करतब होते हैं? भवाई मशहूर ही अपने हैरतअंगेज करतबों के लिए है। आप सोचिए जरा, सिर पर 7-8 मटके एक के ऊपर एक रखकर बैलेंस बनाना और फिर तेज लय पर नाचना। 7-8 मटके? हाँ, ये तो ग्रेविटी को चैलेंज करने जैसा है। या फिर तलवार की धार पर नाचना, पीतल के थाली के किनारों पर पैर टिकाकर नाचना, या कांच के टुकड़ों पर चलना। बाप रे। ये सब सिर्फ शारीरिक हुनर नहीं है, ये सालों की प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन और बैलेंस का नतीजा है। यकीन नहीं होता। स्रोत में जमीन पर पड़ा रुमाल बिना हाथ लगाए मुंह से उठाना या ग्लासों पर बैलेंस बनाना, इन सब का भी जिक्र है। ये देखकर तो लोग दंग रह जाते होंगे। क्या इन करतबों का कोई मतलब भी होता है, या ये सिर्फ दर्शकों को हैरान करने के लिए है? अच्छा पॉइंट है। देखिए, पहली नजर में तो ये करतब दर्शकों को खींचने के लिए और कलाकार का कमाल का हुनर दिखाने के लिए होते हैं, जो कि व्यावसायिक नजरिए से जरूरी है। हाँ। लेकिन थोड़ा गहराई में देखें तो ये इंसान की क्षमता की हदें दिखाते हैं। संतुलन,
सटीकता और जोखिम उठाने की हिम्मत, ये शायद जिंदगी में बैलेंस बनाने या मुश्किलों पर जीत पाने का एक सिंबॉलिक तरीका भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ कर्तव्य भी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इस स्टाइल में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकची, बीकाजी और ढोला मारू जैसे मशहूर किस्सों पर भी नाच होते हैं। तो मतलब इसमें एक्टिंग और कहानी सुनाने वाला एलिमेंट भी है। बिल्कुल, भवाई सिर्फ कलाबाजी नहीं है, ये लोक नाट्य यानी फोक थिएटर का भी एक रूप है। इन जानी मानी लोक कथाओं को नाच और एक्टिंग के जरिए दिखाना इसे और भी मजेदार बना देता है। इससे दर्शक सिर्फ करतब देखकर हैरान नहीं होते, बल्कि कहानियों से इमोशनली भी जुड़ते हैं। ये कला और मनोरंजन का एक जबरदस्त मिक्सचर है। तो हमने आज राजस्थान के लोक नृत्यों की एक कह सकते हैं बड़ी रेंज देखी। अग्नि नृत्य की गहरी आस्था और साहस से लेकर डांडिया के जोशीले जश्न तक। हाँ, और फिर गरबा और घुड़ला के भक्ति और समुदाय वाले घेरे, और आखिर में भवाई की वो प्रोफेशनल कला और कमाल के करतब। बिल्कुल। इन सब अलग अलग रूपों को एक साथ देखकर क्या चीज उभरती है, क्या समझ आता है? जो बात सबसे साफ दिखती है वो है विविधता और जीवंतता। ये नाच राजस्थान की जिंदगी के अलग अलग रंगों का आईना है। ये दिखाते हैं कि इस संस्कृति में गहरी आस्था है, जैसे जसनाथी सिद्धों की या शक्ति पूजा की। सामाजिक उत्सव हैं जैसे होली, नवरात्रि। सामुदायिक बंधन है जैसे डांडिया और गरबा में दिखते हैं। क्षेत्रीय पहचान है मारवाड़ की, जोधपुर की, उदयपुर की। और व्यक्तिगत हुनर भी है जैसे भवाई के कलाकारों का। सही है। ये सब एक साथ मौजूद हैं और कला के जरिए सामने आते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही सोच, रीति रिवाज और जीने के तरीकों को दिखाते हैं। हाँ, ये जानकारी वाकई राजस्थानी लोक परंपराओं की अमीरी को समझने में मदद करती है। आज हमने अग्नि नृत्य की वो दहकती सच्चाई देखी, डांडिया की खनक सुनी, गरबा और घुड़ले के घेरों में भक्ति महसूस की और भवाई कलाकारों का वो अविश्वसनीय संतुलन देखा। बिल्कुल, और ये सब हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। स्रोत हमें इन नृत्यों का आज का रूप दिखाते हैं, लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि सदियों के सफर में ये नाच कैसे बदले होंगे। हाँ, ये तो है। क्या आज भी ये अपने असली रूप में उतने ही अहम है, या मॉडर्न जमाना और बदलती लाइफस्टाइल ने इनमें कुछ नए रंग भर दिए हैं, या कुछ पुराने फीके पड़ गए हैं? इन पारंपरिक कलाओं का भविष्य क्या है? आज की सोसाइटी में इनकी क्या जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों से आगे जाकर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। और इसी